हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं रिले का एक टॉपिक मैंने लिया है आप सभी लोग के लिए, जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है और डिस्टेंस रिले के अंदर अपन तीन टाइप की रिले अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एक होगी आपके पास में एडमिटेंस रिले, दूसरी होगी आपके पास में रिएक्टेंस रिले और लास्ट क्या होगी आपके पास में इंपिडेंस रिले। तो यहाँ पर अपन तीन रिले पढ़ने वाले हैं, इंपिडेंस, रिएक्टेंस एंड एडमिटेंस रिले के बारे में ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हेडिंग लिखना डिस्टेंस रिले, डिस्टेंस रिले, डिस्टेंस रिले। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला, डिस्टेंस रिले के अंदर जो है अपन पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी रिले। एक होगी आपके पास में इंपिडेंस रिले, इंपिडेंस रिले, इंपिडेंस रिले। नेक्स्ट सेकंड होगी आपके पास में रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले। और लास्ट होगी आपके पास में एडमिटेंस रिले, एडमिटेंस रिले, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं महो रिले, एमएचओ रिले। तो ये आपके पास में तीन रिले होगी। और यहां से अगर हम बात करें ना इस टॉपिक में से, तो इस टॉपिक में से कम जो है आपके 20 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 20 क्वेश्चन यहां से आपके फॉर्म हो सकते हैं। यानी आज की क्लास में आप रिले में से एक पार्ट जो है वहां से आप 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट करने वाले हो। तो चलिए लास्ट तक बने रहना, वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो देखो इन सभी रिले का क्लासिफिकेशन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए अपने को सबसे पहले यहां पर एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन। जब तक आपको यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के बारे में नहीं पता होगा, आप यहां पर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो देखो यहां पर अपने पास में क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के बारे में। तो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन क्या होगी समझना, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन। और यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है टीडी, वो होता है आपके पास में K1 इंटू आई स्क्वायर प्लस K2 इंटू वी स्क्वायर प्लस K3 इंटू वी आई कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ, और माइनस क्या होगा आपके पास में K4। तो देखो ये आपके पास में क्या है, ये यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है। और आपको देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है। इसको आपको क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ये एज इट इज आपको इक्वेशन याद रखनी है, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन। अब यहां पर अपन बात करें इसके अंदर जो है K1 इंटू आई स्क्वायर क्या है, एक्चुअली K1 इंटू आई स्क्वायर जो है इसको अपन बोलते हैं ओवर करंट कंपोनेंट। इसको अपन क्या बोल के चलते हैं, ओवर करंट कंपोनेंट। नेक्स्ट यहां पर K2 इंटू वी स्क्वायर को अपन क्या बोल के चलते हैं, ओवर वोल्टेज कंपोनेंट, ओवर वोल्टेज कंपोनेंट। और नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा, और वोल्टेज कंपोनेंट। नेक्स्ट K3 इंटू वी आई कोस ऑफ थीटा माइनस टाउ, कोस ऑफ थीटा माइनस टाउ, इसको अपन क्या बोल के चलते हैं, डायरेक्शनल कंपोनेंट। इसको अपन बोल के चलते हैं डायरेक्शनल कंपोनेंट, डायरेक्शनल कंपोनेंट। और ये जो अपने पास में K4 है, इस K4 को अपन बोल के चलते हैं यहां पर अपने पास में स्प्रिंग रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, स्प्रिंग रीस्ट्रेनिंग टॉर्क, रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो ये अपने पास में क्या होगा, टोटल मिला के आपके पास में जो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है उन सभी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब देखो आपको एग्जाम के अंदर क्या बोलेगा कि बताओ इंपेडेंस रिले आप डिजाइन करो, या फिर आपको पूछेगा बताओ इंपेडेंस रिले जो है कहां पर ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, इंपेडेंस रिले का लोकस क्या होगा, वो सारे अपन यहां पर बात करेंगे। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें रिले अपन क्यों यूज कर रहे हैं, तो रिले अपन यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई भी सिस्टम में अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है या सिस्टम में कोई भी अगर फॉल्ट आता है, तो अगर सिस्टम में अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस टाइम पर क्या होगा आपके पास में, उस फॉल्ट को सेंस करने का काम कौन करेगी, आपके पास में रिले। रिले क्या काम करेगी, उस फॉल्ट करंट को सेंस करेगी, और सेंस करने के बाद में इंफॉर्मेशन किसको देगी, सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, सर्किट ब्रेकर वहां पर ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि मेन चीज है अपन रिले अपन यूज कर रहे हैं फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए। तो मतलब अपन यहां को अपने को यहां पर किसकी बात करनी होगी, फॉल्ट की बात अपने को यहां पर करनी होगी। तो मान लो अगर सिस्टम में अगर फॉल्ट नहीं आता है, अगर सिस्टम में फॉल्ट नहीं आता है, मैं बात कर रहा हूं बिफोर फॉल्ट की, और अगर आपके पास में फॉल्ट नहीं आएगा तो सपोज मान के चलो सप्लाई का वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है और सिस्टम में करंट जो है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो बताओ सिस्टम का इंपीडेंस कितना होगा, वो होगा V डिवाइड बाय I,
और V डिवाइड बाय I अगर आप करोगे तो ये आएगा आपके पास में 10, और ये कौन सा इंपेडेंस है आपके पास में? एक्चुअल इंपेडेंस। कौन सा आपके पास में? एक्चुअल इंपेडेंस, क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया है। देखो सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया है तो जब वो इंपेडेंस होगा वो एक्चुअल इंपेडेंस होगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास में सिस्टम में अगर फॉल्ट आता है, तो जब भी आपके पास में फॉल्ट आएगा, ड्यूरिंग फॉल्ट की अगर अपन बात करें, ड्यूरिंग फॉल्ट, तो जब आपका फॉल्ट आएगा तो सिस्टम में, मैंने क्या बोला था कि फॉल्ट जब आता है तो सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो मान लो आपका वोल्टेज तो 100 वोल्ट है, लेकिन आपके पास में करंट जो है वो 100 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया, तो बताओ अब इंपेडेंस जो होगा कौन सा होगा? वो होगा फॉल्ट इंपेडेंस। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ZL, इसको अपन बोलते हैं एक्चुअल इंपेडेंस, इसको अपन बोल के चलते हैं एक्चुअल इंपेडेंस, एक्चुअल इंपेडेंस। और यहां पर जो ZF है इसको अपन बोल के चलते हैं फॉल्ट इंपेडेंस, इसको अपन यहां पर क्या बोल के चलेंगे? फॉल्ट इंपेडेंस, फॉल्ट इंपेडेंस। तो यहां से अगर आप निकालोगे फॉल्ट इंपेडेंस की वैल्यू V डिवाइड बाय I, तो वो होगा 100 डिवाइड बाय 100, यानी कि फॉल्ट इंपेडेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी यहां से आपको कुछ चीज पता लग रही होगी कि एक्चुअल इंपेडेंस कितना आ रहा है? 10 ओम, फॉल्ट इंपेडेंस कितना आ रहा है? 1 ओम। यानी कि अगर इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी अगर सिस्टम में फॉल्ट आता है तो सिस्टम का जो इंपेडेंस है वो कम होगा। और आप मुझे बताओ अगर ऐसा केस होता है, मतलब कौन सा केस? अगर आपके पास में if ZF लेस देन ZL होता है, ZF की वैल्यू अगर आपके पास में लेस देन हुई ZL, तो आप क्या चाहोगे? ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपका ZF लेस देन ZL होता है, ZF लेस देन मतलब क्या हुआ? ये फॉल्ट इंपेडेंस की जो वैल्यू है वो एक्चुअल इंपेडेंस से कम है। और अगर आपका फॉल्ट इंपेडेंस अगर एक्चुअल इंपेडेंस से कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर इस केस में आपके पास में रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम में फॉल्ट आया है। अगर फॉल्ट आया तो इसका मतलब यहां से मुझे एक पॉइंट पता लगा कि ZF अगर लेस देन ZL हुआ तो रिले यहां पर क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए? रिले शुड प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल। तो यहां पर क्या होगा? आपके पास में रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अगर मान लो आपके पास में ZF की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू ZL होती है, तो इसका मतलब यहां पर आपके पास में रिले विल नॉट प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल, रिले विल नॉट प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल, प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास में क्या है, यहां पर तो है अगर सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया, आपको तो फॉल्ट आएगा तो ZF कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं ZF की वैल्यू ज्यादा है या इक्वल है, इसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया है, और नहीं आया तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट अपन यहां पर यूज करने वाले हैं पूरी डिस्टेंस रिले के अंदर, कि अगर आपका ZF जहां पर लेस देन ZL होगा, वहां पर अपन क्या बात करेंगे कि अपने पास में रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। और ये ध्यान रखना, इस एक्चुअल इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को ही एक और वर्ड से बोला जाता है रिप्लिका इंपेडेंस, रिप्लिका इंपेडेंस। तो अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि रिप्लिका इंपेडेंस क्या होता है, तो रिप्लिका इंपेडेंस होता है आपके पास में एक्चुअल इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं अपन? एक्चुअल इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिप्लिका इंपेडेंस अपन बोल के चलते हैं। क्लियर? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास में इंपेडेंस रिले। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सी रिले के बारे में? इंपेडेंस रिले, इंपेडेंस रिले। अब देखो इंपेडेंस, आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इंपेडेंस रिले के लिए यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन क्या होती है। क्या बोला मैंने? इंपेडेंस रिले के लिए यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, या फिर ये जो K1 K2 K3 मैंने लिखे हुए ना, K1 K2 K3 ये सारे कांस्टेंट है। K1 K2 K3 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इंपेडेंस रिले की अगर मैं बात करूं तो इंपेडेंस रिले में अगर अपन यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन की बात करें तो TD इक्वल टू क्या लिखा था मैंने आपको? K1 इंटू आई स्क्वायर प्लस K2 इंटू वी स्क्वायर प्लस K3 इंटू वी आई कोस ऑफ थीटा माइनस टाउ माइनस K4। तो ये आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और मैंने क्या बोला, यहां पर आपके पास में जो होगा K1 ध्यान रखना पॉजिटिव होगा इस रिले में, K2 यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, K3 यहां पर क्या होगा? 0 होगा, और K4 को अपन यहां पर क्या मान के चलेंगे? नेगलेक्ट। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के अंदर जो ये K1 K2 K3 K4 जो अपन लिख रहे हैं इन सभी की वैल्यू क्या होगी।
तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये सभी चीजें आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम में कि आपके पास में यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के अंदर K1, K2, K3 एंड K4 कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन यहां से फॉर्म होगा ना, तो ध्यान रखना। एक तो आपके पास में ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड अपन बात करें तो यहां पर पूछता है कि इंपेडेंस रिले का एक और नाम क्या होता है। क्या पूछा जाता है? इंपेडेंस रिले का अनदर नेम आपको पूछा जाता है, और इसका एक और नाम क्या होगा। तो कैसे याद रखोगे समझना, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर नेगेटिव कर रहे हो, क्या बोला मैंने, इसमें जो भी वैल्यू आप नेगेटिव कर रहे हो, कौन सी वैल्यू नेगेटिव कर रहे हो, K2 नेगेटिव कर रहे हो। K2 कौन सा कंपोनेंट है बताओ, ओवर वोल्टेज कंपोनेंट। तो जो वैल्यू आप नेगेटिव कर रहे हो वहां पर अपन एक वर्ड यूज करेंगे रीस्ट्रेन। क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? रीस्ट्रेन। तो देखो मैंने किसको रीस्ट्रेन किया, वोल्टेज वाले कंपोनेंट को मैंने रीस्ट्रेन किया। कौन सा बचा हुआ है? तो ओवर करंट वाला कंपोनेंट बचा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, एक और नाम वोल्टेज रीस्ट्रेन। और कौन सी रिले बची हुई आपके पास में? ओवर करंट रिले, वोल्टेज रीस्ट्रेन, ओवर करंट रिले। तो ये इसका एक और नाम होगा ना। तो ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर ये भी पूछा था, बहुत बार पूछा गया है कि ये नाम जो है किस रिले का होता है। वोल्टेज रीस्ट्रेन ओवर करंट रिले जो है वो एक इंपेडेंस रिले का ही एक और नाम होता है। क्लियर? अब एक काम करो, ये सारी कंडीशन यहां पर अप्लाई करो कि यहां पर अगर आप अप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो आपके पास में क्या होगा, K1 इंटू आई स्क्वायर माइनस K2 इंटू वी स्क्वायर और प्लस K3 इंटू VI cos ऑफ थीटा माइनस टू, ये जीरो हो जाएगा, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये आपके पास में यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन होगी किसके लिए? इंपेडेंस रिले के लिए। क्या बोला मैंने? इंपेडेंस रिले के लिए ये यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन आपके पास में होगी। अब देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जो आपके पास में क्या करता है कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू अगर रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ट्रिप कॉन्टेक्ट को क्लोज कर देता है और आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा, रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है K4 है, इस K4 को मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया। मतलब अगर मेरे पास में नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है TD अगर आपके पास में जो है ग्रेटर देन है क्या है, रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से, तो रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो रीस्ट्रेनिंग को अगर आप उधर ले जाओगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क माइनस रीस्ट्रेनिंग ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखो ये मैंने K4 का नाम क्या लिखाया था, K4 मैंने लिखाया था रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो एक्चुअली अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में से रीस्ट्रेनिंग टॉर्क माइनस कर चुके हैं। इसका मतलब है डिफ्लेक्टिंग, आप बोल सकते हो कि आपके पास में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ट्रिप सिग्नल के लिए। इसीलिए यहां पर अपन वर्ड यूज करेंगे केस फर्स्ट के अंदर। केस फर्स्ट में अगर अपन वर्ड यूज करें तो क्या आएगा आपके पास में कि अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है बताओ, K1 इंटू आई स्क्वायर माइनस K2 इंटू वी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इस केस में क्या होगी आपके पास में, रिले क्या करेगी आपके पास में, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। तो यहां से आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा K1 इंटू आई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास में, K2 इंटू वी स्क्वायर। आई स्क्वायर का आप डिवाइड कर लो और K2 का नीचे डिवाइड करो, तो ये होगा K1 डिवाइड बाय K2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास में, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आई स्क्वायर। तो यहां से आएगा K1 डिवाइड बाय K2 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, V डिवाइड बाय आई का क्या होगा, स्क्वायर। और देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये होगा रूट ऑफ K1 डिवाइड बाय K2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, V बाय आई। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। अरे यहां पर रिले क्या करेगी आपके पास में, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। तो मैंने क्या बोला था कि ट्रिप सिग्नल कब प्रोड्यूस करेगी, जब आपका फॉल्ट का इंपेडेंस जो है वो एक्चुअल इंपेडेंस से आपके पास में कम है। अब देखो इसमें से कौन सी वैल्यू कम है, तो ये V बाय आई की वैल्यू कम है। अब ये V बाय आई की वैल्यू कम है और यहां पर ट्रिप सिग्नल कब हो सकता है, जब ये V बाय आई क्या होगा आपके पास में, ZF होगा, और ये रूट K1 बाय K2 क्या होगा आपके पास में, ZL होगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि आपके पास में ZL है और ये क्या है, ZF है। वेयर यहां पर अगर हम बात करें, वेयर जो आपके पास में ZF है वो मैंने क्या लिखा, V बाय आई को लिखा है, और ZL जो है वो आपके पास में क्या होगा, K1 डिवाइड बाय K2 लिखा है मैंने। तो आपके पास में ZF लेस देन ZL हो गया। देखो ZF की वैल्यू जो है वो ZL से कम है, यानी यहां पर क्या होगा आपके पास में, रिले ट्रिप सिग्नल
प्रोड्यूस करेगी। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि एग्जाम में कि यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के अंदर K1 इतना है और K2 इतना है। क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन के अंदर K1 इतना है और K2 इतना है। अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा यहां से ना, तो यहां से आपके पास में अगर K1 और K2 की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो K1 K2 आपको दिया जाएगा और K1 K2 आपको यहां पर अगर देगा, मैं क्या बोल सकता हूं, K1 और K2 की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर गिवन होगी और K1 K2 देने के बाद में अगर अपन बात करें, आपको यहां पर क्या करेगा, V बाय आई है ना, V बाय आई के आपके पास में ZF है। तो मैंने क्या बोला, K1 K2 की वैल्यू आपको देगा, V की वैल्यू देगा, I की वैल्यू देगा और आपसे पूछेगा बताओ यहां पर क्या ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो आप क्या करोगे, पहले V बाय आई करके आप ZF निकालोगे, फिर आप रूट K1 बाय K2 करके आप क्या करोगे, ZL निकालोगे। और मैंने क्या बोला, अगर आपका ZF ZL से कम है तो रिले यहां पर क्या करेगी, आपके पास में ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास में रूट K1 बाय K2 है, यही आपके पास में क्या है, एक्चुअल इंपेडेंस है। ये क्या आपके पास में एक्चुअल इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। समझ में आ गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर अपन केस 2 की बात करें कि अगर मान लो आपके पास में, समझना क्या होगा, केस 2 कि अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, तो वहां से वैल्यू पुट करो, K1 इंटू आई स्क्वायर माइनस K2 इंटू वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आपके पास में अगर लेस देन और इक्वल टू करोगे तो बस यहां पर लेस देन आ जाएगा ना, तो यहां पर ZL जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू ZF होगा, मतलब ZF की वैल्यू ZL से ग्रेटर है। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास में रिले जो है वो ब्लॉक स्टेट में रहेगी। क्लियर समझ में आ रहा है। यहां पर रिले जो है वो क्या रहेगी, आपके पास में ब्लॉक स्टेट के अंदर रहेगी। अब देखो अगर अपन बात करें इसके अंदर, समझना, अब इसकी बात करें लोकस की, ना आपको एग्जाम में बोला जाएगा लोकस की बात अगर अपन करते हैं तो लोकस में क्या होगा, समझना। तो यहां से अपन लोकस जो अपन प्लॉट कर रहे हैं, किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे, तो यहां से अगर अपन बात करें एक्चुअल इंपेडेंस जो होता है, इंपेडेंस कैसे लिखते हैं अपन, RL प्लस JXL। तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ZL का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहां से अगर रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ZL का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या रहे, इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना। तो यहां से R, X और Z की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी कि अगर मैं इस R को X एक्सिस पर लूं तो ये होगा X स्क्वायर, अगर इसको Y एक्सिस पर ले तो Y स्क्वायर, और ये क्या होगा आपके पास में A स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी, सर्कल की। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर क्या होता है, सर्कल। इसका मतलब मुझे यहां से क्या पता लगा कि ये मेरे पास में क्या है, Y एक्सिस है, ये मेरे पास में क्या है, X एक्सिस है, और यहां पर क्या आएगा आपके पास में RL है, और यहां पर क्या होगा आपके पास में XL है। तो यहां पर अगर हम बात करें RX प्लेन के अंदर, क्या बोला मैंने, RX प्लेन के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, इंपेडेंस रिले का, लोकस है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, लोकस। तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, जिसका सेंटर क्या है, देखो 0,0 यानी ओरिजिन है। तो इसका मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि RX प्लेन के अंदर जो है आपके पास में यहां पर जो है सर्कल बनेगा 0,0। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में लोकस होगा। ये क्या होगा आपके पास में, लोकस। तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले क्या होता है ना। मैंने क्या बोला, आपको एग्जाम में क्या बोला जाएगा कि लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले क्या होता है। तो लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले जो है वो ध्यान रखना क्या होता है, सर्कल होता है। क्या बोला मैंने, लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले जो है वो सर्कल होता है, और सर्कल जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, तो देखो रेडियस कितनी होगी, ZL होगी। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास में ZL, ये होगा ZL। अब अगर हम बात करें, आपको एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले क्या होता है, और आपके पास में रिले ट्रिप सिग्नल कहां प्रोड्यूस कर दिए, इनसाइड द सर्कल प्रोड्यूस करेगी या आउटसाइड द सर्कल। तो देखो समझना, ये पॉइंट ZL है, और मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास में जो ZF है वो लेस देन ZL है। तो देखो ये ZL है, तो इसके आगे तो क्या होगा, ZL से ग्रेटर होगा। इसके अंदर की मैं बात करूं तो ZL से क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसके अंदर, सर्कल के अंदर अगर अपन बात करें तो इस सर्कल के अंदर जो होगा आपके पास ZF की जो वैल्यू है, सर्कल के इनसाइड अगर हम बात करें तो ZF की वैल्यू है वो क्या आपके पास में लेस देन ZL है। और मैंने क्या बोला, अगर ZF लेस देन ZL है तो रिले यहां पर क्या करेगी, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। लेकिन यहां पर इसके बाहर की साइड में क्या होगा बताओ, ब्लॉक रहेगी,
ब्लॉक रहेगी, यहां पर भी क्या होगा आपके पास में ब्लॉक, और ये भी क्या होगा आपके पास में ब्लॉक स्टेट में रहेगी। तो यहां से मुझे एक पॉइंट पता लगा कि लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले क्या होता है, सर्कल होता है। क्या बोला मैंने, लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले क्या होता है, सर्कल होता है। और सर्कल जिसका आपके पास में क्या होता है, सेंटर होता है 0,0, और इनसाइड द रिले, इनसाइड द सर्कल जो है वो रिले आपकी ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। तो यहां से अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ इंपेडेंस रिले, locus of impedance relay is a circle and relay produce trip signal inside the circle, inside क्या होगा आपके पास में, द सर्कल। तो ये एग्जाम के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिले यहां पर जो है इंपेडेंस रिले के केस में जो रिले आपके पास में ट्रिप सिग्नल है वो कहां पर प्रोड्यूस करेगी, इनसाइड द सर्कल प्रोड्यूस करेगी या फिर आउटसाइड द सर्कल आपके पास में रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। अब देखो एक और अपन बात करें, ये जो आपके पास में लोकस मैंने बनाया है ना, तो एक्चुअली ये लोकस जो है वो किसका है, नॉन डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले का है। किसका है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले है, नॉन डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले का आपके पास में लोकस क्या होगा, तो अगर डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले की अगर अपन यहां पर बात करें तो डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले का लोकस जो है कुछ इस तरह का होता है। यहां पर समझना, ये आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। तो यहां पर दो लोकस और पूछे जाते हैं इंपेडेंस रिले के बारे में। तो डायरेक्शनल अगर मैं इंपेडेंस रिले की बात करूं तो डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले का जो लोकस है वो कुछ इस तरह का होता है, और किसके अंदर, तो आरएक्स प्लेन के अंदर। तो यहां पर क्या होगा आपके पास में, ये आपका लोकस होगा, और इसके अंदर अंदर जो है रिले क्या करेगी आपके पास में, ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। तो ये किसका है आपके पास में लोकस, डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले, और इसके अंदर यहां पर क्या रहेगा, ओनली इनसाइड द सर्कल जो है वो आपका ट्रिप सिग्नल रहेगा, ट्रिप सिग्नल रहेगा। बाकी इसके आउटसाइड अगर मैं बात करूं पूरे में, तो यहां पर इन सभी में क्या रहेगा, ब्लॉक स्टेट में, ये भी क्या होगा, ब्लॉक स्टेट, ये पूरा क्या होगा आपके पास में ब्लॉक स्टेट, और ये क्या होगा आपके पास में ब्लॉक स्टेट। तो इसको अपन बोल के चलते हैं, ये अपने पास में क्या है, तो ये अपने पास में है डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले। ये क्या है, डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले, डायरेक्शनल इंपेडेंस रिले। लेकिन एग्जाम में एक बार आपको एग्जाम में क्या किया था उन्होंने, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह का डायग्राम जो है उन्होंने बना के दिया, इस तरह का डायग्राम जो है वो बना के दिया उन्होंने एग्जाम में, और आपको पूछा कि ये जो आपके पास में लोकस है, इस तरीके से लोकस बनाया, और यहां पर उन्होंने पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि ये जो लोकस है बताओ ये किस रिले का है, ये लोकस किस रिले का है। और यहां पर आपको दे रखा था आर, और यहां पर क्या दे रहा था, एक्स। अब यहां पर इसके अंदर जो है, यहां पर अंदर जो है वो ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस होगा, बाकी इसके बाहर जो है सब जगह क्या रहेगा, ब्लॉक स्टेट में रहेगा। तो ये जो आपके पास में मैंने बनाया है ये लोकस किसका है, तो ये आपके पास में एंगल इंपेडेंस रिले का है। क्या बोला मैंने, एंगल इंपेडेंस रिले का लोकस है। तो यहां पर अपने क्या समझ में आया कि अगर मुझे पूछ लिया जाए एंगल इंपेडेंस रिले के बारे में, एंगल इंपेडेंस रिले, एंगल इंपेडेंस रिले, तो एंगल इंपेडेंस रिले का जो लोकस होगा वो आपके पास में ये रहेगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या समझ में आया कि अगर मुझे कभी भी इंपेडेंस रिले के बारे में, यहां पर देखो इंपेडेंस रिले के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो इंपेडेंस रिले का क्वेश्चन जो बनेगा, यहां से मैं आपको समराइज बताता हूं। एक तो आपको पूछेगा इंपेडेंस रिले के लिए K1, K2, K3, K4 की वैल्यू क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसका एक और नाम क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा उसकी यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन क्या होती है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में बनेगा कि इंपेडेंस रिले के अंदर जो है एक्चुअल इंपेडेंस क्या होता है, तो रूट K1/K2 होता है। एक्चुअल इंपेडेंस क्या होता है, रूट K1/K2 होता है। इंपेडेंस रिले ट्रिप सिग्नल का प्रोड्यूस करती है तो जो ZF लेस देन ZL होता है। फिर पूछेगा इंपेडेंस रिले का लोकस क्या होता है, तो इंपेडेंस रिले का लोकस जो है वो क्या होता है आपके पास में सर्कल होता है।
और सर्कल कहां पर ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो इनसाइड द सर्कल प्रोड्यूस, आपके पास में क्या होगा, इनसाइड द सर्कल जो है वो ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस होगा। फिर आपको पूछा जाएगा यहां पर आपके पास में डायरेक्शनल इंपीडेंस रिले क्या होती है और एंगल इंपीडेंस रिले क्या होती है। ये इतने सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं ओनली इंपीडेंस रिले में से। और भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रिले जो होती है वो इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, वो भी इंपीडेंस रिले ही रहेगा। नेक्स्ट पूछता है कि बताओ इंपीडेंस रिले को अपन कहां यूज करते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं, मीडियम के लिए यूज करते हैं या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इंपीडेंस रिले को अपन यूज करते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं ना। तो नेक्स्ट यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगा कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो मीडियम आपने पढ़ा होगा ना, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से रिले यूज करते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से रिले यूज करते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने इस लेक्चर के अंदर जो अभी अपन ने पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, ओनली सिर्फ इंपीडेंस रिले के बारे में पढ़ा है। अभी यहां पर अपने कौन कौन से रिले और पढ़ना बाकी है, तो वो है आपके पास में रिएक्टेंस रिले, फिर क्या होगा आपके पास में एडमिटेंस रिले। तो उन दोनों रिले के लिए गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और होप्स आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।